प्रदेश की राजनीति में इस वक्त आजम, अतीक, अफजाल और अखिलेश की चर्चा चल रही है। अतीक की चर्चा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले माफिया अतीक अहमद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। अब अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ रही हैं, यहां तक कि उनसे मिलने का समय भी मांगा है। कारण जो भी हो, लेकिन माना दिया जा रहा है कि जिस तरह माफियाओं पर बुलडोजर प्रहार चल रहा है उससे अतीक को डर सता रहा है। और दूसरी ओर बीएसपी सांसद और मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी पर लगातार एक्शन हो रहे हैं। लखनऊ में अफजाल के 12.5 करोड़ का आलीशान घर कुर्क कर लिया गया। और बात आजम खान की इसलिए क्योंकि हेट स्पीच में आजम को 3 साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी भी विधानसभा अध्यक्ष ने रद्द कर दी है। और बात अखिलेश यादव की इसलिए क्योंकि एक और आजम खान जो उनकी पार्टी का बड़ा मुस्लिम चेहरा है, उन्हें कोर्ट से झटका लगा है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव को चुनाव आयोग ने नोटिस भी थमाया है। सवाल यह कि आजम और इलेक्शन कमीशन के झटके से कैसे निकलेंगे अखिलेश? क्या नेताजी के जाने के बाद इसे अखिलेश यादव का बड़ा टेस्ट माना जाए? बहस इसी पर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। माफिया के लहजे में नरमी, योगी ने निकाल दी गर्मी। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। माफिया अतीक के बाद पत्नी भी हुई सीएम योगी की मुरीद। योगी आदित्यनाथ बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं और मेहनत कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं और मेहनत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे को निर्दोष साबित करें, हमारा बच्चा बेकसूर है। ये हम भी समझते हैं कि योगी जी ईमानदार हैं, बहादुर हैं, मेरी भी समझ है। और बीजेपी की अभी तक बीजेपी की जो है वो पसमानदा मुसलमानों को लेकर कार्रवाई चल रही है, तो हम भी पसमानदा हैं, हम भी मिलना चाहते हैं। माफिया पर कार्रवाई से कौन परेशान? देखिए, भाजपा की सरकार सेलेक्टिव अप्रोच के साथ कार्रवाई कर रही है, फिर वो कई बार का सांसद, विधायक, मंत्री क्यों ना हो, और वो किसी माँ बाप का नाबालिग बच्चे ही क्यों ना हो। और योगी जी की सरकार में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और वो जमीनों पे भी कब्जे किए हैं तो उसको मजाकिया लहजे में टाल दिया जाता है। आजम खान की सदस्यता रद्द, खाली हुई रामपुर सीट। देश के लिए नजीर है। इस तरीके के जो ऑर्डर्स होते हैं वो देश में हमेशा ये याद किए जाएंगे जब जब इस तरीके की हेट स्पीचेस जब दी जाएगी। आजम ने सांसदी छोड़ी, अब विधायकी भी गई। योगी जी की पहली सरकार बनने के पहले उनके ऊपर 302 का केस नहीं था क्या? अगर योगी जी ये कहते हैं वो गलत उनके ऊपर एफआईआर दर्ज थी, वो आज भी तो गलत एफआईआर योगी जी कर रहे हैं दर्ज। जिसने पूरी जीवन में संघर्ष करके जमीन से उठ के अपनी जमीन बनाई हो, उसे कोई कोर्ट का फैसला या कोई लोकसभा या विधानसभा का स्पीकर उस जगह वो खाली नहीं कर सकता। माफिया मुख्तार के भाई अफजाल के घर की हुई कुर्की। देखिए, माफिया और माफिया राज के खिलाफ लगातार जो है वो कार्रवाई जारी है। विगत 4 महीनों में लगभग 75 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति मुख्तार अंसारी और सहयोगी की जो है वो जब्त कराई गई है। मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी जो भी हैं उनका चिन्हांकन किया जा रहा है, इनके प्रॉपर्टी का चिन्हांकन किया जा रहा है और भारी मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और प्रॉपर्टीज़ का जब्तीकरण आने वाले वक्त में किया जाएगा। और चलिए महाबहस में चर्चा की शुरुआत करते हैं। गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साजन सिंह, नेता बहुजन समाज पार्टी, वो भी हमारे बीच में, और आनंद वर्धन, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त है। 30 सेकंड में सबसे पहले आप लोग अपनी बात रखें। शुरुआत अनुराग भदौरिया जी से करते हैं। अनुराग जी, एक तरफ आजम खान की विधायकी चली गई, 3 साल की सजा हो गई, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी भेजा और यह पूछा कि आप जो मुस्लिम यादव वोटर्स कटने की बात कह रहे थे, तो अब आप उसके सबूत पेश कीजिए। क्या लग रहा है आपको, ये दोहरी मुसीबत एकदम से आन पड़ी? मैंने आपको साफ साफ बता दिया, जिस वजह की हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं।
लेकिन आप ही देखिए कि अगर ये बोला जाए कि 40 हमारे जवान शहीद हो गए, अगर 40 सेकंड आजम साहब ने बोला अगर मैं वजीर आलम होता, देश का प्रधानमंत्री होता, तो 40 सेकंड में पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देता। अगर ये हेट स्पीच है तो आप कोर्ट मान रहा तो है, लेकिन परवेश वर्मा की हेट स्पीच नहीं हो सकती है, जो अधिकारी को सरेआम गाली देते हैं, जो यहाँ नफरत की बात करते हैं, जो यहाँ पे गोली मारो की बात करने वाले अनुराग ठाकुर को ऊपर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये बात मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जब ये बात आई है कि हमें चुनाव आयोग ने जो हमारे पास नोटिस भेजा है उसका जवाब मिलेगा। ठीक है अनुराग जी, फिलहाल 30 सेकंड पूरे, फिलहाल ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त पूरा, लौटेंगे आपके पास। अब इसका जवाब राकेश त्रिपाठी 30 सेकंड में। यहां पर कहा जा रहा है कि हेट स्पीच के मामले में जो बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। कोर्ट में या तो क्लोजर रिपोर्ट लगा देते हैं या फिर उनका मामला अदालत तक ही नहीं जा पाता है। देखिए, मुझे लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी का यकीन अब भारत की न्याय व्यवस्था में, न्यायपालिकाओं में नहीं बचा है, इसलिए आज वो इस तरह की बात कर रहे हैं। उनको आज कोई सजा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुनाई है, कोर्ट ने सजा सुनाई है और पूरा उनको समय देकर के सुनाई है। और आजम खान और अब्दुल्ला आजम एकमात्र देश में ऐसा उदाहरण है जहां बाप और बेटे दोनों को ही विधाई की गई है, दोनों को डिस्क्वालीफाई किया गया और यह आदेश कोर्ट के द्वारा हुए हैं, किसी नेता के द्वारा, किसी राजनीतिक आधार पर नहीं हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कम से कम यह बात समाजवादी पार्टी को समझनी चाहिए कि ऐसे लोगों से अब तौबा करें जिनका आपराधिक पृष्ठभूमि है, जिनको कोर्ट के द्वारा डिस्क्वालीफाई किया जाए, जो जिनको प्रत्याशी बनाकर के आप जनता के बीच में भेजें और फिर मना कर दे कि विधायक बनने योग्य नहीं है। ठीक है 30 सेकंड पूरे। रुक करेंगे साजन सिंह, नेता बहुजन समाज पार्टी हमारे बीच में। साजन जी, इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर कार्रवाई है वो भी चल रही है। अफजाल अंसारी के करोड़ों के बंगले को भी सीज कर लिया गया है, उसकी भी कुर्की कर ली गई है प्रशासन द्वारा। तो इससे भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि एक सख्त मैसेज यूपी सरकार दे रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया घबराया हुआ है। आप देखिए, अतीक अहमद मुख्यमंत्री योगी की तारीफ कर रहे हैं, आज उनकी पत्नी भी तारीफ कर रही हैं, और अफजाल के घर पर भी जिस तरह से कार्रवाई हुई है उससे भी क्या एक सख्त मैसेज दबंगों और माफियाओं के बीच में जा रहा है? 30 सेकंड। जन्मनाती हुई कानून व्यवस्था को ठीक करना ये राज्य सरकार का काम है, लेकिन उसके बदले में ये फोटोशूट का काम कर रही है। एक दीवार बुलडोजर से गिरा करके अगर आप मैसेज देना चाहते हैं तो मैसेज से कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो जाता है। आप 2-4 सिलेक्टिव माफिया के ऊपर में काम कर करके किसी माफिया या उसकी पत्नी से सर्टिफिकेट लेकर के आप चाहते क्या है कि कानून व्यवस्था ठीक हो गई? अरे आम जनता का विश्वास इस सरकार पे है ही नहीं है कि सरकार का काम देखना है। हमारा काम विपक्ष के रूप में देखना है कि सरकार कानून व्यवस्था के फ्रंट पे, कानून व्यवस्था के मोर्चे पे फेल हो चुकी है पूरी तरीके से। जिस विश्वास के साथ सत्ता में आई थी, काम कर दिया सरकार। ठीक है साजन जी, वक्त पूरा फिलहाल आगे आपको विस्तार से बात रखने का मौका मिलेगा, लेकिन उससे पहले हम प्रतिक्रिया आनंद वर्धन जी से भी ले लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। आनंद जी, क्या लग रहा है? एक तरफ तमाम विपक्षी पार्टियों को आप एक तरफ करके देखिए और दूसरी तरफ सरकार है। समाजवादी पार्टी के सामने मुश्किल है कि आजम खान से अभी जैसे तैसे तो नजदीकी बढ़ी थी, नाराजगी दूर हुई थी, अब देखिए उनकी विधायकी भी चली गई, उनको सजा भी हो गई। दूसरी तरफ अतीक अहमद, उनकी पत्नी अब कह रही हैं कि हम पसमानदा मुसलमान हैं, मुख्यमंत्री योगी की तारीफ कर रहे हैं। तो नेताजी के जाने के बाद अब क्या इसे टेस्ट कहा जाएगा इस मौके को अखिलेश यादव के लिए? और दूसरी तरफ यूपी सरकार है जो अपने एजेंडे पर लगातार काम कर रही है, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। नहीं, देखिए, आजम खान साहब को सजा हुई और कोर्ट ने दी है और उसके कानून के हिसाब से जो भी स्पीकर साहब ने काम किया। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, विक्रम सिंह सैनी खतौली से विधायक हैं, 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में दोषी हैं, 2 साल की सजा हुई। उनपे आज तक इस विधानसभा के स्पीकर ने आज तक कार्रवाई करके उनकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द की? इसका मतलब वो सिलेक्टिव हैं, जहां मुझे अच्छा लगेगा उसकी मैं सदस्यता वो करूंगा, जहां अच्छा नहीं लगेगा वहां नहीं करूंगा। और ये बिल्कुल साफ साफ है कि प्रायोजित, इसमें सरकार बिल्कुल तरह से। ठीक है आनंद जी, आपने बड़ा आरोप यहां पर लगाया है। फिलहाल 30 सेकंड पूरे। अब चले विस्तार से चर्चा को आगे ले जाने का वक्त है, तो सवाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी, सवाल मेरा डिबेट की शुरुआत में भी यही था और अब भी यही है कि समाजवादी पार्टी और विपक्षी दल कह रहे हैं कि कार्रवाइयां सेलेक्टिव होती हैं। अब देखिए, आनंद वर्धन जी ने एक नेता का नाम लिया और कहा कि उनकी सदस्यता रद्द तो आज तक नहीं हुई है, और आजम खान साहब कहते रहे कि हम हाई कोर्ट जाने वाले, हम अपर कोर्ट में जाएंगे, उनकी फौरन सदस्यता रद्द कर दी गई। बुलडोजर सरकार का जो है वो सेलेक्टिव माफियाओं पर चल रहा है। नहीं,
बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि ये बात जब कही जा रही है तो ये भी देखा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इस संदर्भ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों की भी सदस्यता गई है, इसलिए बातें कहना कि भारतीय जनता पार्टी कोई भेदभाव कर रही है ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं बल्कि 3 विधायक जिनकी सदस्यता गई, जो भी अपराध करेगा वो भारतीय जनता पार्टी का हो, वो समाजवादी पार्टी का हो, वो कांग्रेस पार्टी का हो, किसी राजनीतिक दल का है, अगर आपने गलत किया है तो आपको सजा का भुगतान करना पड़ेगा। आप कानून से ऊपर नहीं हो सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा है कि पिछली सरकारों में कुछ लोग अपने आप को कानून से ऊपर मानते थे। आप आजम खान के बयान देखिए, भारत माता से लेकर के और उनकी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव तक, नरेंद्र मोदी जी से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन राकेश जी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में अनुराग भदौरिया जी ने एक लाइन कोट की आजम खान साहब के एक भाषण की, उन्होंने कहा इसमें क्या आपत्तिजनक है, और मैं अगर देश का वजीर आजम या प्रधानमंत्री होता तो मैं तो अब तक पाकिस्तान पर अटैक कर चुका होता। उन्होंने एक लाइन कोट किया। अनुराग जी दोबारा से बता दीजिए, राकेश त्रिपाठी उस पर प्रतिक्रिया देंगे। ये बताइए, आजम खान साहब ने बोला था कि मेरे 40 जवान पुलवामा में शहीद हो गए, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो 40 सेकंड में पाकिस्तान की औकात दिखा देता, उस पर हमला कर देता। ये क्या हेट स्पीच है? ठीक है, कोर्ट का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन परवेश वर्मा अगर अधिकारी को गाली देंगे, अगर हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, अनुराग ठाकुर की गद्दारों को गोली मारो सालों को वाली बात करेंगे, वो हेट स्पीच में नहीं आता। उस पर एफआईआर हुई क्या? आपकी पुलिस ने एफआईआर की, सरकार ने कोई कार्रवाई की? जब सरकार कार्रवाई करेगी नहीं, एफआईआर करेगी। ठीक है अनुराग जी। राकेश त्रिपाठी इस पर जवाब देंगे। क्या वही हिस्सा स्पीच का जो अभी अनुराग भदौरिया कह रहे हैं उस पर कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाया है, या ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं आजम खान साहब के भाषण से जुड़े हुए या उनके चुनाव प्रचार या डोर टू डोर कैंपेन से जुड़े हुए जिसमें वो बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? राकेश त्रिपाठी। नहीं, मुझे लगता है अगर अनुराग भदौरिया को अगर कोर्ट के वर्डिक्ट पर आपत्ति है तो एक बार जरा कोर्ट की कार्रवाई को जाकर के देख ले कि कोर्ट ने क्या क्या विषय, जिन विषय पर कवरेज लिया है, किन विषयों पर ट्रायल किया है और किन आरोपों पर कोर्ट ने सजा सुनाई है। और कोर्ट के आरोप से सहमत नहीं है, कोर्ट के आप निर्णय से सहमत नहीं है तो अपीलेट अथॉरिटी है भारत में, आप हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये अथॉरिटी आपके पास खुली हुई है। लेकिन ये सवाल बड़ा है कि अब्दुल्ला आजम हो या आजम खान हो, बाप और बेटे दोनों की सदस्यता फर्जी जारी सर्टिफिकेट बनाने के चक्कर में हो या भड़काऊ बयान के चक्कर में हो, दोनों की विधानसभा की सदस्यता गई है। और मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये तो अभी शुरुआत हुई है। आजम खान के खिलाफ तो अभी कई मामलों में एक मिनट अनुराग जी, एक मिनट, मैं दोबारा आपको बोलने का मौका दूंगी। राकेश त्रिपाठी बात पूरी कर लें। नहीं, अनुराग जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए अनुराग जी, मैं आपको विस्तार से समय दूंगी बात करने का। राकेश त्रिपाठी की बात पहले साफ साफ आने दीजिए, वो क्या कह रहे हैं। आप कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते? ओहो, आप कह रहे कार्रवाई नहीं करना चाहते। रुकिए एक मिनट, उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद दोबारा मौका दूंगी। बोलिए राकेश त्रिपाठी। नहीं, देखिए, अनुराग भदौरिया को आप रोकेंगे तो आप पर भी ये भी आरोप लगाने लगेंगे। अनुराग भदौरिया का ये स्वभाव बन चुका है कि किसी पर भी अनाप शनाप आरोप लगाओ। अरे भाई, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखिए ना जाकर के, किन आरोपों पर कोर्ट ने उनको सजा दी है, और कोर्ट के आरोप अगर सजा से आप सहमत नहीं है तो अपील करिए। मैं इस बात को बहुत खरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि लगभग 1 सैकड़ा केस आज आजम खान के खिलाफ दर्ज है। उसमें सरकारी जमीन का गबन करने से लेकर के गरीब विधवाओं महिलाओं की जमीनों को कब्जा करने से लेकर के आजम खान के अपराधों की एक लंबी फेहरिस्त है। कोई इंडियन पेनल कोड की धारा नहीं बची है जिसके तहत आजम खान पर मुकदमा दर्ज है। और आजम खान सत्ता के रसूख में वाले आजम खान ने ठीक है राकेश त्रिपाठी, मुझे लगता है आपने अपना पॉइंट रख दिया, और वो ये कि अगर किसी फैसले से ऐतराज है तो जाकर आप अपर कोर्ट में उसे चैलेंज कीजिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अनुराग जी शांत हो जाइए। और मेरा सवाल, आपने सवाल ये किया कि यहाँ पे सेलेक्टिव अप्रोच है और आजम खान साहब ने अपने भाषण में ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका सबको सम्मान करना चाहिए, और आपने भी ये कहा कि हम भी उसका सम्मान करते हैं। आपने एक आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं की भी बहुत सारी ऐसी बातें या भाषण है जिसको हेट स्पीच कहा जा सकता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा आपसे ये सवाल है कि आजम खान ने जो बयान दिया उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज करवाई गई, उसका मुकदमा किसी शख्स ने लड़ा, आप लोग क्यों नहीं ऐसे नेताओं पर जाकर एफआईआर कराते और कानूनी लड़ाई लड़ते? आप सुन लीजिए मेरी बात, आपका जवाब दे रहा हूं। हम लोगों ने कई बार मांगा, पूरे देश ने मांगा कि परवेश वर्मा जैसे लोग, क्या सरकार की आंख नहीं है? सरकार आंखों से नहीं देख रही है कि जो परवेश वर्मा सांसद लगातार हेट स्पीच देता है, अधिकारियों की इस तरह से बदतमीजी से बात करता है, आप ये चाहते हैं कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस हो? सरकार ने उस पर कार्रवाई की? आप कोई मामला दर्ज नहीं कराना चाहते? अब आप मुझे बोलने दीजिए। आप कोई कानूनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते? आप चाहते हैं सब कुछ सुओ मोटो कॉग्निजेंस पर हो जाए?
अरे भाई मेरी बात सुन लीजिए देवी जी, मेरी बात सुन लीजिए, आपने सवाल बोलने दीजिए। अनुराग ठाकुर ने बोला गोली मारो सारों को, गद्दारों को, क्या कार्रवाई सरकार ने की? मैं पूछना चाहता हूं, मंत्री और बना दिया कैबिनेट मंत्री। मतलब जो ज्यादा गंदी बातें करेगा, जो ज्यादा यहाँ देश का माहौल खराब करेगा, उसको आप कैबिनेट मंत्री बना देंगे। ये हालत होगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, क्या कन्नौज की बच्ची के 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ? क्या यहाँ पे राकेश त्रिपाठी बोलने को तैयार है ये सरकार किसकी है? लगातार बच्चियों पे अन्याय हो रहा है, चाहे राकेश त्रिपाठी, चाहे मैनपुरी की घटना हो। राकेश त्रिपाठी, आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद में साजन सिंह का रुख करूंगा। 13 साल की बच्ची में ठीक है अनुराग जी, बात आ गई आपकी। राकेश त्रिपाठी जवाब देंगे। देखिए मुझे लगता है शायद अनुराग भदौरिया नहीं है। बोलिए राकेश त्रिपाठी, उसके बाद साजन सिंह। देखिए किस संकट है, अनुराग भदौरिया का ब्रेक नहीं लगता, ब्रेक फेल हो जाता है। ठीक है अनुराग जी, बात आ गई आपकी पूरी। आपका मत स्पष्ट रूप से आ गया सामने, आप उस पर जवाब ले लीजिए। बोले राकेश त्रिपाठी। महिलाओं के संदर्भ में, कई बार गुंडे पुलिस को महिलाओं के संदर्भ में देश में उत्तर प्रदेश का नाम 5वें स्थान तक हमेशा बना रहता था टॉप 5 में, कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश 5 नंबर में हमेशा रहेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद उसकी रैंकिंग 16वें नंबर तक पहुंची है। महिलाओं के खिलाफ आज प्रोहिबिशन करके सबसे ज्यादा दंड दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पर हुआ है। इसलिए अनुराग भदौरिया की कही गई बातों के पीछे न कोई तथ्य है, न कोई अनुराग भदौरिया इसी प्रकार से लगातार बोलने के अभ्यस्त है। वो बोलते समय क्या बोलते हैं, ऑडियो डाउन नहीं करवाना चाहते। आप लोग सम्मान कीजिए एक दूसरे के समय का, सबको बराबर समय मिल रहा है अपनी अपनी बात रखने का। लेकिन ये तरीका गलत है कि आप अपने समय पर बोलेंगे, दूसरे पैनलिस्ट के पीछे भी बोलेंगे। कार्रवाई करेंगे, पता नहीं कब कार्रवाई। आपने जो सवाल पूछा, जो आरोप लगाया, उस पर जवाब आ रहा है, उसको सुन लीजिए। राकेश त्रिपाठी जी 20 सेकंड खत्म करिए, उसके बाद साजन सिंह का रुख करना है। राकेश त्रिपाठी क्या जवाब देंगे? मैंने कन्नौज की घटना जो सवाल पूछा आपने उसी का जवाब देंगे। और जवाब सुनिए अनुराग जी, सब पैनलिस्ट की बात सुनिए। आपको भी पेशेंटली 2 लोग बैठ करके सुन रहे हैं। जिस प्रकार से कठोर क्यों है? जवाब है कन्नौज की घटना, 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, कौन इनका मंत्री गया वहां पे? 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सकारात्मक मुद्दा बनी अनुराग भदौरिया, और यही आपको लेकर के आना पड़ा था बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन को कि यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। लेकिन जनता ने माना नहीं आपकी बात। 37 वर्षों के बाद योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर को मॉडल बना, भरोसे का प्रतीक बना कि आज कोई माफिया, उसको माफी नहीं मिलेगी। माफियाओं के सरताज बना करके आप घुमा करते थे, माफियाओं के संरक्षण में आप सरकार चलाया करते थे। आपके पास गायत्री प्रसाद आप दोनों ने अपनी बात रखी। शांत हो जाइए। राकेश त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया, आप दोनों शांत हो जाइए। आपने एक दूसरे पर आरोप लगाए, अपनी बातें आप दोनों ने विस्तार से रखी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार और कानून व्यवस्था, बुलडोजर कार्रवाई और माफिया में डर की बात हो रही है। हमारे साथ और भी पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। साजन सिंह है बहुजन समाज पार्टी के नेता। साजन जी, क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वाकई माफियाओं और दबंगों के अंदर एक टेरर भरा है? आप देखिए अतीक अहमद अब मुख्यमंत्री योगी की तारीफ कर रहे हैं, उनकी पत्नी आकर कह रही है हम भी तो पसमानदा मुसलमान हैं। मुख्यमंत्री योगी एक ईमानदार और निडर मुख्यमंत्री हैं। अफजाल अंसारी के घर को कुर्क कर लिया गया। परवीन जी ने जो स्टेटमेंट दिया, अगर इन टोटो अगर स्टेटमेंट को देखे तो लास्ट लाइन में बोला कि हम भी पसमानदा मुसलमान हैं। हाँ। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के उस राजनीतिक विचारधारा की प्रवर्तक को प्रतीत होती है जिसमें बांटो राज करो की राजनीति, सामाजिक ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण की बात यहाँ खुद शाइस्ता परवीन कह रही है हम पसमानदा मुसलमान हैं, और भाजपा तो दावा कर ही रही है कि पसमानदा मुसलमान बीजेपी को वोट देता है, वो विकास चाहता है। अब यहाँ भाजपा कहां से आ गई? अब आता मूल प्रश्न पे कि क्या सिलेक्टिव कार्रवाई करने से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हो जाता है? बिल्कुल नहीं। अरे सरकार किसानों को रौंदने वाली, जिसको मंत्री पद से नवाजा जाता है जिस आदमी को, उससे अपेक्षा क्या करते हैं कि वो सरकार कानून व्यवस्था ठीक करेगी? उससे अपेक्षा क्या कि वो माफिया को अंदर करेगी? ये सब सिलेक्टिव कार्रवाई होती है, फोटो शूट के लिए प्रचार तंत्र का एक हिस्सा है। प्रचारित करती है अपने आप को, 1-2 घरों में प्रोटोकॉल चला करके 1-2 नॉन माफिया को पकड़ करके अंदर करके आप क्या साबित करना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक हो गई है? अरे गाजियाबाद से गोरखपुर तक फैले हुए प्रदेशों में कानून व्यवस्था तो कुल मिलाकर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि माफियाओं में भी सेलेक्टिव होकर सरकार कार्रवाई कर रही है। और शाइस्ता परवीन का ये बयान कि हम पसमानदा मुसलमान हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ईमानदार और निडर मुख्यमंत्री हैं, ये सब कुछ बांटने की राजनीति है। दो मुख्य बातें निकल करके आई, उन दोनों का जवाब राकेश त्रिपाठी से। ठीक है, 10 सेकंड खत्म करिए, उसके बाद राकेश त्रिपाठी इस बात का जवाब देंगे। एक तो दोनों ही जो प्रवक्ता है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के, वो लोकतांत्रिक ढंग से डिबेट करते नहीं कि उनको भूल जाते हैं कि दूसरे पे पहले बैठे हुए हैं। अब हमारा भी टाइम काट लेते हैं। हाँ, मेरा ये कहना है कि कानून व्यवस्था की जहां तक बात है, बार बार किसी
माफिया और माफिया की पत्नी का सर्टिफिकेट लेकर के ये सरकार अपनी पीठ क्यों थपथपाती है? क्यों नहीं जाना जाकर सरकार का काम बलिया में क्या हुआ? क्यों नहीं जाना जाकर कन्नौज में क्या होगा? क्यों नहीं जाना जाकर हाथरस में क्या हुआ? क्यों नहीं जाना जाकर बुंदेलखंड में क्या हुआ? ये सारी की सारी सरकार जो मनोदशा है, सरकार का जो कार्य है, कम से कम कानून व्यवस्था के फ्रंट पे किसी भी आदमी इंडिपेंडेंट विचारक का आप वक्तव्य सुन ले, किसी भी इंडिपेंडेंट आदमी का वक्तव्य सुन ले तो कम से कम ये जरूर कहेगा हम तो विपक्षी दल है, हम सवाल उठा खड़े करेंगे। लेकिन आप इंडिपेंडेंट होकर के सोचिएगा तो सरकार के काम पे हमेशा उंगली उठेगी। सरकार का काम कानून व्यवस्था के मोर्चे पर। ठीक है साजन जी, आपकी दोनों बातें स्पष्ट रूप से आ गई। ठीक है, शांत हो जाइए आप साजन जी। 2.5 मिनट का वक्त मैंने आपको दिया, 2.5 मिनट आप नॉन स्टॉप बोले और उसमें दो मुख्य बातें निकल के सामने आई और वो दोनों मैं राकेश त्रिपाठी के सामने रखने जा रही हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, पहले तो ये कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि माफियाओं दबंगों पर कार्रवाई जो है वो सेलेक्टिव है, जो कि सपा भी पहले से कहती आ रही है। और दूसरा, शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है, जो कह रही है कि हम भी तो पसमानदा मुसलमान हैं, वो कह रहे हैं कि देख लीजिए ये तो बीजेपी की बांटने वाली राजनीति से मिलता जुलता है। तो मुसलमानों को बांट रही है बीजेपी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों के बीच में भी आस्था जी देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय तक सपा बसपा की शासनकाल में ये होता रहा, जब अपराधी की जाति क्या है, अपराधी का मजहब क्या है, इसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाइयां तय होती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हमने तय किया कि अपराधी की जाति क्या है या पीड़ित की जाति क्या है, हम इस बात की परवाह किए बिना पीड़ा को स्वर देंगे, पीड़ित के साथ खड़े होंगे और अपराधी के खिलाफ खड़े होंगे, अपराधी को दंड प्रावधान लागू करेंगे। और इस मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ अपना पराया मेरा और तेरा नहीं करने का काम किया। अपराधी कोई भी हो, उसने अपराध मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं, मंच पे खुद कह रहे हैं कि विधायक जमीन कब्जा करते हो, जमीन कब्जा करने में तुम्हारा नाम आता है, तो विधायक पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और इस बात से पीड़ा हो रही है क्योंकि अपने पराये उस पर फंस रहे हैं, इनको इस बात की पीड़ा हो रही है कि किस जाति मजहब के लोग पकड़े जा रहे हैं। हम जाति मजहब का ध्यान नहीं रखते हैं, अपराध की प्रकृति क्या है और जितना पर प्रॉम्प्ट रिएक्शन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लिया है, त्वरित गति से कार्रवाई की है और कार्रवाई करते समय किसी प्रकार की अगर कोई हिला हवाली कहीं बढ़ती है अनुराग जी, तो संबंधित आप अलग से बोल लीजिएगा, लेकिन अभी बात सुनने दीजिए, बात सुनने दीजिए। आप लगातार बोल रहे थे, साजन सिंह चुपचाप सुन रहे थे। जहां मुख्यमंत्री कह रहा हो कि ये विधायक जमीन कब्जा करता है, नहीं, जन प्रतिनिधित्व कानून की तरह से कोई कानून डिबेट्स के लिए भी बनाया जाना चाहिए और इसके तहत अनुराग भदौरिया को भी डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। बताइए मुझे अनुराग जी, गलत तरीका है, आप हर पैनलिस्ट का टाइम हाईजैक कर रहे हैं, हर पैनलिस्ट का टाइम हाईजैक कर रहे हैं आप। मुझे सबको बैलेंस वक्त देना है। होनी चाहिए, बुलडोजर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विधायक इसलिए नहीं जाएगा। कमाल की बात है, कन्नौज में 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, वहाँ का ये सारी बातें आप बोल चुके, ये सारी बातें बोल चुके। पन्ना पलट लीजिए अनुराग जी, पन्ना पलट लीजिए, पन्ना पलट लीजिए, लौटूंगी मैं आपके पास, फिलहाल बात पूरी होने दे। राकेश त्रिपाठी, मदद होनी चाहिए, कमाल की बात। शांत हो जाइए अनुराग जी, ये सारी बातें आपने बोल दी, साजन सिंह भी उसके बाद बोल चुके, अब उसका जवाब कलेक्टिव रूप से राकेश त्रिपाठी दे रहे हैं। बोले राकेश जी, 20 सेकंड खत्म करिए, उसके बाद अनुराग भदौरिया। देखिए आस्था जी, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हर वर्ष चुनाव में जब भी चुनाव होते थे तो किसी भी राज्य सरकार के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दा होता था। बसपा की सरकार में नारा दिया करते थे कि चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर, बाद में वो नारा बदल गया था कि गुंडे चढ़ गए हाथी पर, मूंग दल रहे छाती पर। और यही काम समाजवादी पार्टी ने भी स्लोगन दिलवाया अमिताभ बच्चन से, यूपी में दम है जुर्म यहां कम है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2022 में 37 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये कानून व्यवस्था के नाते उत्तर प्रदेश में आज लोगों ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया है, वरना वो लोग भूल नहीं गए वो दिन जब घर से बाहर निकलने पर बेटियों को डर लगा करता था। वो दिन भूल नहीं गए हैं जब व्यापारी अपनी रकम लेकर के घर आने में असुरक्षित महसूस करता था। वो दिन भूल नहीं गए हैं जब अपहरण एक उद्योग के रूप में उत्तर प्रदेश में काम करता था, जब पैरेलल सत्ता के साम्राज्य ये माफिया चलाया करते थे कि पूर्वांचल के 4 जिले अतीक के हैं, कुछ जिले जो है मुख्तार के हैं, कुछ जिले में मुकीम कला अपना गिरोह चलाएंगे, कुछ जिलों में आजम खान की सल्तनत चलेगी। ये सारी सल्तनत हमने आज तोड़ दी है और पैरेलल माफियाओं का जो साम्राज्य था उसको धूल दूषित किया है। बाबा का बुलडोजर चला है आज वहां। ठीक है राकेश जी। आनंद वर्धन वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। आनंद जी, आपने सबकी बातें सुनी, विपक्ष के भी सवाल आपने सुने और उस पर राकेश त्रिपाठी सरकार की तरफ से भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने ऐसे माफियाओं गुंडों के साम्राज्य को खत्म कर दिया जहां इलाके बटे हुए थे, वहीं उनकी तूती बोलती थी, वहीं काला कारोबार भी होता था, लोगों पर जुल्म भी होता था और चुनाव लड़कर के जीत कर भी आ जाते थे, उनको पार्टियां टिकट भी दे देती थी। लेकिन आज यूपी सरकार ने सुरक्षित माहौल बनाया है। जी, मेरा प्रश्न था उसका जवाब शायद नहीं जानबूझ के दिया। विक्रम सिंह सैनी
एमएलए साहब को 2 साल की सजा हुई, खतौली से विधायक हैं, 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के उसके लिए उनको कब डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, मैं यही पूछ रहा था। अब मैं दूसरी बात कह दूं, हम लोग बार बार बात न्यायालय की कर रहे हैं और सबको न्यायालय के ऊपर सबको पूरा रिस्पेक्ट है। मैं एक कोट इसलिए कर दे रहा हूं, मई 2022 का है। केशव मौर्य जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लखीमपुर केस में हाई कोर्ट का है, कोट अनकोट पैरा 31 है उस ऑर्डर का, और मैं एक आधे 30 सेकंड लूंगा। द लॉ मेकर्स कैन नॉट बी सीन टू बी लॉ ऑफ वायोलेटर्स। दिस कोर्ट कैन नॉट बिलीव दैट इट वुड नॉट हैव बीन विद इन द नॉलेज ऑफ द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट that in the area provision of section 144 CRPC were clamped and any assembly or gathering was prohibited. Despite this, the wrestling competition was organized and the Union Minister of State for Home and Deputy Chief Minister decided to be present. कोर्ट कह रही है इनके ऊपर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक और सिर्फ बात कह के मतलब बात इसलिए खत्म करूंगा। एक रेसलिंग का ऑर्गेनाइज किया गया जहां धारा 144 लगी हुई थी, डिप्टी सीएम वहां मौजूद थे। ये इसके वायलेशन में आप कह रहे हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं? लेकिन हम हेट स्पीच को लेकर चर्चा कर रहे हैं, हम माफियाओं, गुंडों और कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? हाँ। नहीं, कनेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि ये आपको शायद अच्छा लग रहा होगा कि कोई गुंडा सर्टिफिकेट किसी सरकार को दे, चाहे वो किसी की सरकार हो। कोई गुंडा, मेरे हिसाब से जो जितना मैं पढ़ा लिखा हूं, जो मेरे संस्कार हैं, गुंडे का सर्टिफिकेट किसी सरकार को अगर दिया जा रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। ये आप लोगों के लिए हो सकता है फेदर इन द कैप हो, लेकिन ये निहायती डूब मरने वाली बात है। अच्छा ठीक है, इसका जवाब राकेश त्रिपाठी जी से लेते हैं। राकेश जी, आपने माफियाओं, गुंडों की सरकार यहाँ पर किसको कहा और क्यों कहा? बात खत्म करूंगा, ठीक है, 10 सेकंड खत्म कर लीजिए सर। जो भी सरकार, नहीं आज जो भी अंडर ट्रायल है, जो भी सरकार जाएगी, 100 में से 99 लोग कहेंगे कि बहुत अच्छी सरकार है। तो ये गुंडे का सर्टिफिकेट लेके आप लोग कौन सी बात, मतलब कौन सी सरकार अपनी पीठ ठोक रही? ठीक है, जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी, आपने गुंडों माफियाओं की सरकार किसको कहा और क्यों कहा? माफियाओं की सरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनको जिनको गुंडों के अनुराग जी, क्या आपका नाम राकेश त्रिपाठी है? रहते हुए किया, जिनको आज गुंडों पर कार्रवाई होने से अनुराग जी, होता है, क्या आपका नाम राकेश त्रिपाठी है? मैंने राकेश जी से सवाल पूछा है। आज भी आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। देखिए ये बोले राकेश जी। देखिए, मैं अनुराग भदौरिया के साथ इसीलिए समस्या ये रहती है, क्या ये इनके लिए कोई नियम नहीं, कोई अनुशासन नहीं, ये लगातार बोलेंगे, पार्टी के भीतर बोलने के लिए स्पेस मिलता नहीं है, इसलिए कहीं भी आकर के हल्ला बोलना शुरू कर देते हैं। इनकी पार्टी के संस्कार हैं। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, जब आपके देख रहे दर्शक कोई सवाल अगर चाहते हैं तो उसका जवाब सुनना चाहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुंडों की सरकार, क्योंकि गुंडों के लिए कार्रवाई करने की बातें करते थे, लेकिन सरकार जब आती थी गुंडों का संरक्षण करने का काम किया। मुजफ्फरनगर दंगे के समय में किस प्रकार से गुंडों को बचाने के लिए लखनऊ से टेलीफोन जाते रहे हैं, ये तमाम जांच रिपोर्टों में निकल करके सामने आया है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में जहां सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश की नियति बन गए थे, हर जिले में कर्फ्यू लगता था। आज उत्तर प्रदेश के कैसे फिजा बदल गई है कि कहीं कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है, कहीं पर कर्फ्यू लगाने की नौबत नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में आज हमने दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश जो बनाया है, इन अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करके बनाया है। और अगर यही कार्रवाई करने का मादा अखिलेश यादव जी में होता, यही मादा मायावती जी में होता, तो शायद दंगे उनके कार्यकाल में भी नहीं होते और उत्तर प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था के मसले पर इनको बाहर नहीं बिठालती। और 37 वर्षों के बाद अगर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि थी तो कानून व्यवस्था की बेहतरी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर जनता ने जिसको सराहा, जनता ने जिसको महसूस किया है। ठीक है अनुराग जी, यहां राकेश त्रिपाठी जी का यह कहना है कि इसलिए गुंडों माफियाओं की सरकार कहा गया क्योंकि आप लोगों की, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, सपा की सरकार रही हो, अपने अपने तरीके से दबंगों को, माफियाओं को संरक्षण देती रही है सरकारें। लॉ एंड ऑर्डर का मसला, महिला सुरक्षा का मसला, वो सब कुछ बहुत ज्यादा रहा। उत्तर प्रदेश क्राइम में बदनाम रहा। और अब एनसीआरबी के आंकड़े भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध घटा है, सुरक्षित माहौल बना है। हाँ आप बोल, ठीक है, आप देवी जी बोलने दीजिएगा, बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिएगा। मैं कह रहा हूँ सवाल का जवाब दीजिए अनुराग जी, टिप्पणी नहीं व्यक्त की। महिलाओं के अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1, साइबर क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1। कन्नौज में 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ कौन इनका मंत्री गया और उसकी न्याय की बात कर रहा है, बता दीजिए मुझे, एक बाइट सुना दीजिए। अनुराग भदौरिया, अगर आप नंबर 1 कह रहे हैं तो बताइए ना सोर्स क्या है। अनुराग भदौरिया आकर के टीवी डिबेट में कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप बताइए ना किस सोर्स से। अनुराग जी, ये कौन सा डेटा कोट किया है आपने? मैंने एनसीआरबी के डेटा का हवाला दिया, आप कौन सा डेटा कोट कर रहे हैं कि अपराध में नंबर 1 और क्राइम में नंबर 1? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में
आप बताइए, खाली आरोप लगाने के लिए कुछ भी पढ़ देना, कोई भी आंकड़ा बोल देना ठीक नहीं है। सोर्स बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप बताइए कौन मुख्यमंत्री को आपने कहते सुना है कि पीछे, इसीलिए समाजवादी पार्टी की दुर्दशा हो रही है। इनके प्रवक्ता बिना पढ़े लिखे डिबेट में अनुराग आते जी, हैं। कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, कोई ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। कौन से सोर्स का डेटा है? चुनावी भाषण की तरह आरोप लग गया ये तो कि यहाँ नंबर 1 वहाँ नंबर 1। कौन से सोर्स से आप कह रहे हैं कि क्राइम में नंबर 1 और महिलाओं अपराध के खिलाफ नंबर 1 की घटना हो, चाहे कन्नौज की, क्या मैं झूठ बोला? कन्नौज में 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय नहीं हुआ या नहीं हुआ? क्या इससे पूरा उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 हो गया? क्राइम है, बिल्कुल ठीक बात है, न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से जो आप डेटा कोट कर रहे हैं, क्या इससे वो जस्टिफाई हो जाता है? बात नहीं कर सकता। क्या हाथरस की बच्ची हिंदुस्तान की बच्ची नहीं थी? आपसे पूछ रहा हूँ, मैनपुरी की बच्ची हिंदुस्तान की बच्ची नहीं थी, या लखीमपुर की बच्ची हिंदुस्तान की बच्ची नहीं थी, या उन्नाव की बच्ची उत्तर प्रदेश की बच्ची नहीं थी, या कानपुर की बच्ची उत्तर प्रदेश की बच्ची नहीं थी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है और आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई घटना ही नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर आप सोर्स नहीं बताएंगे कि आपने किस एजेंसी के डेटा को कोट किया और ये कहा कि उत्तर प्रदेश महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध में नंबर 1 है या क्राइम में नंबर 1 है। लेकिन फिर भी आप विपक्षी दल हैं, आपने कई घटनाओं को उठाया है, तो मैं चाहूंगी कि राकेश त्रिपाठी जाते जाते मुझे डिबेट क्लोज करनी है, उस पर जवाब दें। अनुराग भदौरिया अब भी उसी बात पर कायम है कि महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 है यूपी। राकेश त्रिपाठी 10 सेकंड, मुझे डिबेट क्लोज करनी है। फिर देखिए आस्था जी, आज न्यूज 18 अगर चैनल नंबर 1 है तो उसके पीछे एक आंकड़ा है कि टीआरपी के कलेक्ट करने वाली जो एजेंसी है उसने ये अवार्ड किया है कि आप नंबर 1 है। इसीलिए किसी भी डेटा को करने वाली कौन सी संस्था है, किसने उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की है, ये आंकड़ा कम से कम अनुराग भदौरिया को बताना चाहिए। लेकिन अनुराग भदौरिया जिन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, हर घटना में कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, घटना अपराध किसी के भी प्रति हो, उस पर सख्ती होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए और पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस स्टेट की, जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्राइम बढ़ रहा है, घट रहा है, कोई ऑथेंटिक एजेंसी यदि वो सर्वे कर रही है तो उसका डेटा कोट किया जाना चाहिए। खाली रैंडम रूप से कुछ घटनाओं को आगे रख के आप ये कह दें कि देश में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं के प्रति अपराध नंबर 1 है, क्राइम नंबर 1 है, तो ये अपने आप में आप ही की क्रेडिबिलिटी को कम करता है। लेकिन हाँ, स्पष्ट फिर भी स्थिति यही है कि अपराध कहीं भी हो रहा हो, किसी के भी प्रति हो रहा हो, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को सजा होनी चाहिए और उसके लिए जिस हद तक जितनी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए वो भी लड़े लोग, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कम से कम जिम्मेदार मंचों पर आकर आप किसी ऑथेंटिक डेटा को यदि कोट कर रहे हैं तो उसका सोर्स जरूर बताएं। खाली चुनावी आरोप प्रत्यारोपों की तरह एक दूसरे पर डेटा की बौछार करके यहां से ना निकल जाएं। महाबहस में फिलहाल इतना ही।